नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। पिछले लेक्चर में हमने भंवर धारा को बहुत डिटेल में देखा। लास्ट पार्ट में हमने 10-15 मिनट तक उसके संबंधित चित्र वाले न्यूमेरिकल भी देखे, जो आपको कमी रह रही थी। एक कमी आपको दिख रही थी कि यार ये चित्र वाले न्यूमेरिकल नहीं आ पा रहे, तो वो कमी पूर्ति करने की उसमें कोशिश भी की गई है। ठीक है, अब जो टॉपिक इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं, एकेडमिक वाले बच्चे ये ध्यान रखें, इस टॉपिक में से क्वेश्चन आएगा ही कंफर्म, है ना। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि इस टॉपिक को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, क्योंकि इसमें से न्यूमेरिकल आना बिल्कुल निश्चित है, सर्टेन है। क्लियर है ना। तो अब हम पढ़ रहे हैं स्वप्रेरण। स्वप्रेरण दोनों के ही काम आएगा ही। दोनों के का मतलब कंपटीशन वाले बच्चे भी ध्यान रखें। सेल्फ इंडक्शन है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा कि मेरी आदत है पेन बदलते रहने की, तो उस हिसाब से ठीक है। क्या है साहब स्वप्रेरण? इसको जोड़ देके इससे थोड़ा समझा रहा हूं मैं, क्योंकि अगला जो इस टॉपिक को टोटल क्लोज होने के बाद एक लास्ट टॉपिक आएगा, उसका नाम है अन्योन्य प्रेरण। तो फिजिक्स में कईयों जगह मैं तो फिजिक्स पढ़ाते पढ़ाते इतना टाइम हो चुका, मैंने फिजिक्स में कईयों जगह देखा है कि आप टॉपिक के नाम को भी अगर थोड़ा सा आत्मसात कर लो, फील करो, सोच लो, तो भी आपको उसके अंदर की स्थिति का पता पड़ सकता है। फिजिक्स में मैं ऐसे आपको बहुत सारे टॉपिक बता सकता हूँ, बहुत सारे। समविभव पृष्ठ है, उसमें साफ नाम में लिख रहा है ऐसी पृष्ठ जिस पर विभव का मान समान हो। तो ऐसे कई सारे टॉपिक हैं फिजिक्स में, जिनके नाम पर भी अगर थोड़ा विचार करके चले, हम उसको भी सोचते हुए चले, तो हमें पता पड़ जाता है कि यार इसका क्या मैसेज होगा, ये क्या रखता होगा। स्वप्रेरण उसी क्रम में बिल्कुल नाम से स्पष्ट है कि ये खुद के बारे में ही बात कर रहा है। अब अन्योन्य प्रेरण पढ़ेंगे तो अन्योन्य प्रेरण में नाम से पता अन्य के बारे में बात कर रहा है। तो सब टॉपिक से समझ जाइए कि हम खुद से, अब यहां वापस परिपथ हो गए चालू, बस भंवर धारा के समय धात्विक पिंड था, अब वापस परिपथ। तो परिपथ में खुद में कोई विशेष प्रॉपर्टी या विशेष चीज आपके सामने आ रही है जिससे वो खुद ही परेशान हो रहा है, या वो खुद से खुद में ही एक रिएक्शन है। क्या है सब? देखो ध्यान से, मैं दो परिपथों से आपको समझाता हूं, है ना। परिपथ इधर बनाए तो है ना, ये क्या है, ये हाथ थोड़ा ज्यादा अच्छा चलता है ना, इधर राइट, तो राइट से ज्यादा बेटर रहता है। इसमें सब मैंने सेल लगा दिया, ये कुंजी धारा नियंत्रक भी लगा सकते हैं, है ना। एक और परिपथ बना देता हूं, है ना। दोनों में आपको सिचुएशन में समझाऊंगा। ये एक और मैंने परिपथ बना दिया, सेम परिपथ है ना। ये लो सेल उधर लगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कुंडली युक्त परिपथ है। अब देखो सिचुएशन 1, आपने कुंजी के को ऑन किया। अब क्या है, देखो बहुत प्यार से समझना, थोड़ा सा समझ में कम आएगा। अगले चैप्टर का नाम है प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, मतलब आप प्रत्यावर्ती धारा के बारे में आज तो नहीं जानते हो। मुझे या मैं कुंडली आपको पढ़ा रहा हूं प्रत्यावर्ती धारा के लिए। किसके लिए? प्रत्यावर्ती धारा के लिए। लेकिन अभी तक आपने पढ़ी है वो है दिष्ट धारा, जो एक निश्चित दिशा में
प्रवाहित हो उसे डीसी कहते हैं, और जो आवर्ती रूप से अपनी दिशा को बदलती रहे उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। तो कहने का मतलब प्रत्यावर्ती धारा एक परिवर्तनशील धारा है। आप देखो, ज्यादा तो अभी मैं जाऊंगा तो फिर वो ये बात आ जाएगी कि अगले चैप्टर की तरफ अपन अभी से ही जा रहे हैं, तो मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा। तो प्रत्यावर्ती धारा एक परिवर्तनशील धारा है। दिष्ट धारा एक नियत धारा, ऐसा समझ लो। तो अब मुझे यहां पर धारा को बड़ा स्लो मूवमेंट में दिखाना पड़ रहा है, क्योंकि मैं डीसी से आपको बात समझा रहा हूं। तो डीसी में तो एक करैक्टर होता नहीं जो मैं समझा रहा हूं, लेकिन डीसी से समझाने का एक स्टाइल है। स्टाइल क्या है देखो, जैसे स्विच ऑन करोगे, धारा चलेगी, ये पहले लूप में गई। हम जानते हैं लूप में धारा जाते ही अक्ष की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। अब ये चुंबकीय क्षेत्र किससे दर्शाएंगे? चुंबकीय बल रेखा से दर्शाएंगे। ये चुंबकीय बल रेखाएं मान लीजिए एक लूप में एक होती है, ऐसा मान लो। तो ये चुंबकीय बल रेखा पैदा हुई, ये बाकी लूपों में से भी गुजरी। अब धारा दूसरे लूप में जाएगी, इसके अक्ष पर भी चुंबकीय क्षेत्र पैदा हुआ। अब आप हर लूप का चुंबकीय क्षेत्र एक बल रेखा से दिखा रहे हो। फिर से आप बल रेखा एक और उत्पन्न होगी, वो भी तीनों छलनों से गुजरेगी। फिर से आप धारा गई तीसरे लूप में, फिर तीसरे लूप के अक्ष की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। चुंबकीय क्षेत्र को हम बल रेखा से दिखा रहे हैं, फिर एक बल रेखा पैदा होगी। तो सब ऐसा होता तो नहीं है, पर एसी की चीज को, एसी वाले करैक्टर को डीसी में जब सुनाएंगे तो ऐसे ही सुनाना पड़ता है। ऐसा होता नहीं है कि एक एक लूप में कोई धीरे ट्रेन थोड़ी है, धारा है वो, ठीक है। लेकिन अब करैक्टर तो एसी का है और एसी आप समझते नहीं हो, तो मैं डीसी से एसी कैसे समझाऊं? ऐसे। तो ये जो मैं कह रहा हूं ये फाल्स है, झूठ है, लेकिन समझाने का तरीका मेरे पास इसके अलावा कुछ है नहीं। तो इस समय आपने देखा, जो मैंने स्लो मूवमेंट में दिखाया, कि मुख्य धारा या आरोपित धारा बढ़ते क्रम में है। बढ़ते क्रम में मतलब वृद्धि हो रही है। अब सब जब धारा खुद ही परिपथ में बहेगी तो परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण, भाई चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ ना, पहले तो एक भी बल रेखा नहीं गुजर रही थी, अब 0 से कितनी बल रेखा होगी? 3 होगी। तो फ्लक्स में परिवर्तन करने के कारण यह स्वयं में प्रवाहित धारा के या परिवर्तनशील धारा के कारण, स्वयं से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण खुद ही में आरोपित के विरुद्ध प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाने की घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। अब ये देखो, खुद ही विरोध करेगा ये, और खुद ही में आरोपित धारा के विरुद्ध क्या पैदा होगी? आरोपित धारा के विरुद्ध प्रेरित धारा उत्पन्न हो गई खुद ही में, है ना जान? तो ये सब आरोपित धारा के विरुद्ध ये प्रेरित धारा। अब दूसरा सीन देखिए, अब आपने कुंजी के ऑफ कर दी। अब कुंजी के ऑफ कर दी तो ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन अब आपको समझाने के लिए मेरे पास कोई चारा नहीं है। अब धारा को आप सिमटते हुए देखो, 4 चल रहे तो सब 4 बल रेखाएं गुजर रही होंगी, 4 से 3 रहेंगी, 3 से 2 रहेंगी, 2 से 1 रहेंगी और 1 से 0। अब धारा सिमटती, ऐसा होता नहीं है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं। पर जो चीज एसी से आसानी से समझा सकते हैं वो डीसी से समझाने का यही तरीका है, ऐसी आपने पढ़ी नहीं है ना। तो साहब अब धारा सिमटेगी तो
फ्लक्स में वापस परिवर्तन होगा और अब प्रेरित धारा किसकी दिशा में हो जाएगी? जिधर पहले कौन थी? आरोपित धारा थी, है जब। तो कहने का मतलब मेरा, या तो केवल आप ए को देखें या केवल आप बी को देखें। एक को देखें, दोनों का एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है, दोनों अलग अलग बातें। ए अलग चीज है, बी अलग चीज है। जब किसी परिपथ में प्रवाहित धारा परिवर्तनशील हो, ठीक है, 1 1 1 1, उसको देखो तो घटते हुए 1 1 1 1, उसमें 4 से 0, इसमें 0 से 4। तो जब किसी परिपथ में प्रवाहित धारा परिवर्तनशील हो तो स्वयं उसी, दूसरे की बात छोड़ो, उसी खुद से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण आरोपित के विरुद्ध प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाने की घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। यानी स्वयं का विरोध कर रहे हैं। इसीलिए मैंने एक छल्ले में जाते हुए दिखा है। दोबारा एक बार सुनाऊंगा। और जब किसी परिपथ में प्रवाहित धारा परिवर्तनशील हो, 1 1 1 1, तो स्वयं उसी परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण खुद उसी में आरोपित धारा के विरुद्ध प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाने की घटना को, या आरोपित विद्युत वाहक बल के विरुद्ध प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाने की घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। ये सब आपको मैंने डेफिनेशन एक्सप्लेन कर दी। अब अगली बात, स्वप्रेरण प्रत्येक परिपथ का गुण है। कोई सा भी सर्किट लो, एक छोटा सा सर्किट भी लोगे कोई सा भी, तो भाई छोटा सा सर्किट भी तो एक बंद लूप ही है। ये लो सब बंद ही तो हुआ, और जहां बंद है वहां तो फिर ये चक्कर पड़ ही सकता। तो सब स्वप्रेरण प्रत्येक परिपथ से संबद्ध घटना है जो फेरों की संख्या बढ़ने पर बहुत प्रभावशाली हो जाती है। अर्थात कुंडलियों का स्वप्रेरण बहुत प्रभावशाली होता है। दोबारा ध्यान से सुने, स्वप्रेरण प्रत्येक परिपथ की में उत्पन्न घटना है, क्योंकि हर परिपथ एक बंद लूप तो है ही सही, लेकिन जब लूपों की संख्या बढ़ती है तो इस घटना की प्रबलता में तेजी से वृद्धि होती है। अर्थात यह घटना कुंडलियों में प्रभावशाली है। कौन? स्वप्रेरण। तो अब आप यहां पर पहले एक मेरे छोटा सा लेक्चर सुनिए। आप शुद्ध रूप से कुंडली के करैक्टर को आप डिफाइन करने, रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। कुंडली के पास क्या होता है उस चीज को अब आप बताने जा रहे हैं। अब आप अभी भी नहीं समझे होंगे, मैं आपको समझाऊं। जब आपने स्थिर विद्युत की पढ़ी थी तो स्थिर विद्युत की पढ़ चुकने के बाद लास्ट में आपको एक कंपोनेंट गिफ्ट मिला जिसे अपन संधारित्र कहते हैं। संधारित्र में क्या क्या करैक्टर था वो आपको इस चैप्टर ने बताया, संधारित्र वाले ने। फिर आपने अगला चैप्टर पढ़ा धारा विद्युत की। धारा विद्युत की जब चैप्टर पढ़ा आपने तो उसने भी साहब आपको धारा के बारे में पढ़ाया, प्रतिरोध के बारे में पढ़ाया, प्रतिरोध का पूरा सारी बातें बताई, प्रतिरोध क्या क्या कर सकता है, ऊर्जा की हानि करता है वगैरह वगैरह। संधारित्र में भी आपको पढ़ाया ऊर्जा डिपॉजिट करता है, संचय करता है ऊर्जा का। संधारित्र नुकसान नहीं करता, हानि नहीं करता, संचय करता है। प्रतिरोध में बताया कि प्रतिरोध हानि करता है ऊष्मा के रूप में, H इज प्रोपोर्शनल टू I² RT। ऐसे ही अब आप चुंबक को लास्ट में जा रहे हो। चुंबक भी आपको एक कंपोनेंट गिफ्ट देने जा रहा है, वो है कुंडली। ठीक है ना? तो अभी तक ये क्या कर रहे थे फिर अपन?
तो भैया अभी तक कुंडली का ही तो करेक्टर पढ़ रहे थे आप। आपने प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित धारा निकाली जो आरोपित का विरोध करती है, ये करती है, वो करती है, लेंज का नियम, फेराडे। तो कुंडली के करेक्टर को ही तो जस्टिफाई कर रहे थे हम। अब पढ़ लिया करेक्टर, तो फिर उसको रिप्रेजेंट भी तो करेंगे कुंडली के करेक्टर को, क्योंकि कुंडली तो अब यूज लेंगे हम। हमारे तो बहुत काम की चीज है ये, क्योंकि खुद बिजली भी तो पैदा कर रही है, फ्लक्स में परिवर्तन से बिजली पैदा हो ही रही है ना इसके अंदर। तो अब हमने जब इतना ये चैप्टर एंड तक करीब हम आ गए, तो उसमें क्लियर हो गया कि कोयल क्या क्या कर सकती है। तो स्वाभाविक उसके करेक्टर को अब यूज करेंगे, क्योंकि उसका करेक्टर पढ़ तो लिया ही है। अब करेक्टर को यूज करेंगे तो स्वाभाविक उसका रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो बस इसमें ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कुंडली से रिलेटेड टॉपिक है, कुंडली का टॉपिक है। अन्योन्य प्रेरण कुंडली का टॉपिक नहीं, वो कुंडलियों के युग्मन से संबंधित है, वहां अलग बात होगी। इसे अन्योन्य प्रेरण और स्वप्रेरण में स्वप्रेरण महत्व करता है, क्योंकि कुंडली से अटैच रहता है ये। जहां कुंडली है वहां ये होगा ही, ठीक है सब। तो सब अब इसको, इस करेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं जो चैप्टर में अभी तक पढ़ता है। यहां मैंने आपको 2 बार डेफिनेशन सुना दी। ये मुख्य धारा बढ़ते क्रम में और ये मुख्य धारा घटते क्रम में है ना। मुख्य धारा घटते क्रम में है ना। जब घटते हैं तो घटने पर धारा की दिशा उसी दिशा में हो जाती है जिधर आरोपित धारा हुआ करती। मैं चित्र के से समझा दूंगा, आप टेंशन न लें, वो मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन दोनों सर्किट एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है। उसमें भी धारा परिवर्तनशील है, इसमें भी धारा परिवर्तनशील है। धारा के परिवर्तनशील होने से फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उसमें भी आरोपित के विरुद्ध प्रेरित धारा पैदा हो रही है, इसमें भी आरोपित के विरुद्ध प्रेरित धारा उत्पन्न है। तो सब स्वयं का स्वयं में, उसी को कहते हैं स्वप्रेरण, ठीक है साहब। अब आ जाइए करेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। कुंडली के करेक्टर को अब बोलोगे आप स्वप्रेरकत्व, या आप बोल देना ऑब्लिक लगा दूं, है ना। ये देखो, इसको सर, इसको मिटा दें, इसको भी। चलो, बड़ा टाइम लग रहा है मिटाने में। ये क्या हो जाता है इसमें देखो, मिट्टी नहीं, अब दोबारा उठा के और मिटा। ये भी शायद देखता होगा कि यार पढ़ाने वाले को रेस्ट देना चाहिए, तो ये भी रेस्ट देने का एक सतूना ढूंढता है कि सब बंदा पढ़ा रहा है तो उसको बीच में रिलैक्स होना चाहिए। चलो सब इधर से ही ले लेते हैं, वापिस पेन ले लें, है ना। स्वप्रेरकत्व या बोलेंगे आप स्वप्रेरण गुणांक, है ना, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, स्वप्रेरण गुणांक, है ना। विस्तार में सुना रहे एल। ये साहब कुंडली के करेक्टर को अब आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एल से रिप्रेजेंट करेंगे साहब, है ना। तो अब आपके सामने पहले आया था सी यानी संधारित्र, फिर आया था कैपिटल आर यानी प्रतिरोध, और अब आपके सामने आ रहा है एल, ठीक है साहब, स्वप्रेरण गुणांक। तो साहब जो धारा परिवर्तनशील आप प्रवाहित कर रहे हो, है ना, तो परिपथ में प्रवाहित परिवर्तनशील धारा के कारण परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स स्वयं उसी में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। सेल्फ इंडक्शन है ना, तो स्वयं 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 ही रहेगा। तो मैंने कहा परिपथ से या परिपथ में प्रवाहित परिवर्तनशील धारा के कारण परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई उसी परिपथ में प्रवाहित धारा कैपिटल आई के समानुपाती होता है, यानी फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, है ना। या आप कह दो फाई बराबर एल आई। एल यहां
स्वप्रेरकत्व या कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कहलाता है। ठीक है साहब, ये 2 बार बोल ही चुका। अब एल को डिफाइन कर दें तो एक्स एल बराबर 5/I है ना। यहां से डेफिनेशन निकाल देंगे। पहले मात्रक, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर, धारा का मात्रक एम्पियर, वेबर प्रति एम्पियर को हेनरी भी कहते हैं। तो सब स्वप्रेरकत्व का मात्रक हेनरी भी आप काम में लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है साहब, हेनरी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां से डेफिनेशन निकाल दें। यदि I इज इक्वल टू 1 एम्पियर तो L इज इक्वल टू 5, यानी कुंडली का स्वप्रेरकत्व L उस संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई के बराबर होता है जो 1 एम्पियर धारा कुंडली में प्रवाहित होने से उत्पन्न हो। उल्टा बोल दो, 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स को कुंडली का स्वप्रेरकत्व कहते हैं। यह डेफिनेशन है साहब, डेफिनेशन नंबर 1 काम आएगी, है ना। या यूं कह दें ये इक्वेशन नंबर 2 काम आएगी अभी, है ना। अभी तो डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, कैलकुलेशन भी तो करेंगे स्वप्रेरकत्व की। अब तो कुंडलियां लेंगे, है ना। तो बारी बारी से मैं करता जा रहा हूं। अब सब डेफिनेशन नंबर 2, ये तो डेफिनेशन नंबर 1 थी, है ना। L बराबर 5/I। अब डेफिनेशन नंबर 2 पे आ जाओ। ये एक्चुअली क्या है कि अब यूं मान के चलो, आप ऐसा समझ लो कि अगले चैप्टर का काम की तैयारी होने लग गई है। अगला चैप्टर अब रिलेट ही होगा, है ना। तो थोड़ा ये अब अगले चैप्टर की भी झलक आने लग रही है ना। तो सब कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह जब हम करते होते हैं तो न्यूमेरिकल अब कई फॉर्म में होते हैं, तो डेफिनेशन की भी कई सारी फॉर्म हमें याद होनी चाहिए ना। तो सब ये है दूसरी जो डेफिनेशन हम बोल रहे हैं, ये प्रेरित विद्युत वाहक बल के पदों में, यानी इन टर्म्स ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, ई के पदों में लेनी है डेफिनेशन। तो सब फेराडे के नियम से ई बराबर माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। फेराडे का नियम सिंपल, सेकंड वाला। फाई की वैल्यू आप रख दो, 1 से रख दो सब। तो ये E बराबर माइनस डेल्टा फाई बराबर आप रखोगे Li अपॉन डेल्टा टी। L कांस्टेंट है, L को बाहर निकाल दो, माइनस L, ये आ जाएगा डेल्टा I अपॉन डेल्टा टी। L यहां से निकाल दो तो सब, इसलिए स्वप्रेरकत्व L बराबर E माइनस आगे लगा दो, ये अपॉन में डेल्टा I अपॉन डेल्टा टी। ये भी सब एक रूप है ना। इससे भी डेफिनेशन निकाली जाएगी, L बराबर ना, न्यूमेरिकल बैठता है इस पे। तो सब यदि डेल्टा I अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकेंड, ये मान रख दिया, तो L बराबर मॉडुलस ऑफ E। यहां से परिभाषा निकाल, देखो बिल्कुल सिंपल सिंपल है, कोई कठिन नहीं है ना। कुंडली का स्वप्रेरकत्व कैपिटल L उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के परिमाण के बराबर होता है जो कुंडली में 1 एम्पियर प्रति सेकंड धारा के परिवर्तन से उत्पन्न हो। यानी उल्टा बोले, धारा के 1 एम्पियर प्रति सेकंड के परिवर्तन से
प्रेरित विद्युत वाहक बल के परिमाण को कुंडली का स्वप्रेरकत्व कहते हैं। ये भी सब डेफिनेशन काम की। अब सब डेफिनेशन तो एक और आ रही है, लेकिन उसको डेफिनेशन न कहकर उसको हम चुंबकीय ऊर्जा कहते हैं ना साहब। तो चुंबकीय ऊर्जा या यूं कह दें कि सब फ्लक्स में परिवर्तन से उत्पन्न ऊर्जा है ना। तो सब अब चुंबकीय ऊर्जा कैलकुलेट कर रहे, या फ्लक्स में परिवर्तन के लिए किया गया कार्य, या प्रेरित विद्युत वाहक बल के विरुद्ध किया गया कार्य है ना। तो आप सब ऐसे कर दो, प्रेरित विद्युत वाहक बल के विरुद्ध कार्य, या इसको कह दो आप चुंबकीय ऊर्जा, है ना साहब। क्लियर? एक ही बात है। प्रेरित विद्युत वाहक बल आवेश को स्थापित करने का विरोध करेगा, ये तो ठीक है, उसकी प्रवृत्ति है ना। तो सब प्रेरित विद्युत वाहक बल मान लीजिए हमने ई है। ये डेफिनेशन यहां से भी निकल सकती है, एक और दो डेफिनेशन दे चुके, लेकिन इसको डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखो, इसको किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना वो मैं भी समझा दूंगा ना। तो सब प्रेरित विद्युत वाहक बल ई के विरुद्ध अल्प समय dt में अल्प आवेश dq है ना, ई के विरुद्ध है अल्प आवेश dq स्थापित करने में किया गया कार्य है ना। तो स्वाभाविक है प्रेरित विद्युत वाहक बल सभी का विरोध करता है जो भी आरोपित होते हैं, है ना साहब। तो ध्यान से समझे हम। अब देखो कार्य की गणना मैंने आपसे हमेशा क्या कहा, कार्य की गणना किससे निकालेंगे आप, W/Q बराबर 20 से, है ना साहब। मैं सब पेन चेंज कर लूं, इस पेन में मजा नहीं है, चमक नहीं दिखी मुझे, है ना। तो सब कार्य अब अल्प आवेश में स्थापित करने में कार्य, तो मैंने उसको लिख दिया क्या नाम से, dW, ठीक है। dW बराबर QV। अब V की जगह तो मुझे लिखना चाहिए प्रेरित विद्युत वाहक बल। आप कार्य प्रेरित विद्युत वाहक बल के विरुद्ध कर रहे हो, इसलिए मैंने -C लिख दिया। आवेश कितना स्थापित कर रहे हो, dQ। तो सब कहने का मेरा मतलब है पूरी 12वीं क्लास में जब भी कार्य की गणना होगी W बराबर QV से होगी। देखो W बराबर Q की जगह E, सॉरी V की जगह E और Q की जगह Q है। तो सब प्रेरित विद्युत वाहक बल स्मॉल ई के विरुद्ध आवेश को स्थापित करने में किया गया कार्य लिखा दे, है ना। अब देखो सर, क्योंकि -C अभी अपन ने लिखा है ना, तो -C बराबर क्या लिख देंगे अपन, L di/dt। अवकलन की फॉर्म लेनी पड़ेगी यहाँ पे ना, देखा है तो मैं आपको तुरंत ही यहाँ पे भी अपन ने लिखा ही था, ये ना, ये देखो आप यहाँ पे देखो, ये -C L di/dt है ना। मैंने इसको, इस फॉर्म को मैंने अवकलन की फॉर्म में लिया, -C इधर रखी दिया ना, तो आप समझिए वह dq बराबर I dt, क्योंकि I बराबर dq dt रखो सब, इसलिए dw बराबर L di/dt इंटू I dt से कैंसिल हो गया, यानी सीधी सीधी बात है Li di। ये तो सब अल्प आवेश स्थापित करने में प्रेरित विद्युत वाहक बल के विरुद्ध किया गया कार्य, ठीक है। अब धारा की फॉर्म में आ गया, तो अगर मान लो कुल I0 धारा स्थापित करनी हो तो कुल कार्य कितना है ना, तो I0 धारा स्थापित करने में या कुल I0 धारा स्थापित करने में कार्य,
ये 0 से I0 I डी आई है ना, क्लियर। ये लिख दिया सब अपन ने I डी आई, ठीक है। अब L तो कांस्टेंट, L बाहर निकल गया है ना। अब इंटीग्रेशन कर दीजिए इसका, इंटीग्रेशन करेंगे तो W L ये आ गया सब I0, डायरेक्टली लिख दो नहीं तो है ना, ये एक बार तो I लिख देता हूँ क्योंकि लिख दिया तो, वरना सीधी सी बात है कि अब उसको लंबा करना फालतू का काम है। ये I²/2, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। अब अपर लिमिट ही रखोगे आप तो सब ये आ गया W बराबर हाफ Li0²। आप तो यहाँ पे आ जाओ डायरेक्ट, वो सोल्व करके ये चीज आ जाएगी। तो सब कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के विरुद्ध अधिकतम I0 धारा स्थापित करने में इतना कार्य करना पड़ता है। ये इतना कार्य आपने किया। यहां से भी अपन डेफिनेशन निकाल सकते हैं, L बराबर जैसा भी हो ना, जैसे मान लो यहां से अपन डेफिनेशन निकालना चाहें तो मैं इधर बता देता हूं साइड में। L इज इक्वल टू क्या लिखेंगे सब अपन, 2W है ना अपॉन I0²। अब जैसे I0 बराबर 1 एम्पियर तो L बराबर आप लिख दोगे 2W, यानी आप कह दोगे अधिकतम 1 एम्पियर धारा स्थापित करने में प्रेरित विद्युत वाहक बल के विरुद्ध किए गए कार्य के 2 गुने को कुंडली का स्वप्रेरकत्व कहते हैं, है ना। तो ये भी एक डेफिनेशन निकलती थी पर अपने को देनी है। तो सब कुंडली में धारा स्थापित करने के लिए जो हम ये कार्य करते हैं, इस कार्य का लॉस नहीं होता, बल्कि ये कुंडली में संचित होता है, डिपॉजिट होता है। जब ये डिपॉजिट होता है तो इसको कह देते हैं कुंडली की संचित ऊर्जा या कुंडली में संचित ऊर्जा, है ना। तो सब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुन लें, अगले चैप्टर में काम आएगी। आपने पढ़ा जैसे संधारित्र, है ना, संधारित्र ऊर्जा का संचय करता है। वहां पढ़ा था अपन ने U बराबर हाफ CV², है ना, सॉरी प्लस नहीं, हाफ CV², है ना। इसके अलावा इसका दूसरा रूप पढ़ा हाफ Q²/C। इसका एक और रूप पढ़ा होगा आपने, QC के रूप में आ गया, CV के रूप में ना, CV के रूप में भी आ गया, अब किसके रूप में रहेगा, QV के रूप में। तीसरा रूप पढ़ा हाफ QV। तो अपन ने संधारित्र में संचित ऊर्जा को 3 पदों में, मतलब ये तो एक ही पर 3 पदों में पढ़ा है। तो ये तो हम समझ ही लेना कि संधारित्र ऊर्जा का संचय करता है। आज हमने पढ़ा प्रेरकत्व, है ना, यानी हमने पढ़ी कुंडली। कुंडली में भी हम बार बार यही कह रहे हैं कि इसमें भी संचय होता है, इसको चुंबकीय ऊर्जा कहते हैं। चलो सब 2 जगह आपको बता दिया संचय होता है। अब तीसरे को अलग रखें। प्रतिरोध में आपको बताया संचय नहीं होता, बल्कि प्रतिरोध में तो ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ये लॉस है। तो यहां 2 जगह तो डिपॉजिट है, संचय है जो निकाय के पास है ना, और ये एक जगह ऐसा है जहां एनर्जी का लॉस है। डेफिनेशन निकालना चाहते तो आप यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब सब ये तो आपने स्वप्रेरकत्व को डिफाइन कर दिया।